नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू यानी कि चौथा नज़रिया मतलब मेरा अपना एक नज़रिया होता है। जब मैं तमाम ख़बरों को, तमाम चीज़ों को अपने नज़रिए से देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप तो लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं जानता हूँ कि मेरी रीच बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर जितनी है बहुत अच्छा है, उसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। आप जितने लोग मेरी बात सुनना चाहें वो सुन सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक कड़वी बात करने वाला हूं, और बात सीधी सी ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेके, कूटनीति से लेके हम हिंदुस्तान तक आएंगे और फिर और वापस यहीं से फैलेंगे, ताकि आप समझ सकें कि हम आज की तारीख में कहाँ खड़े हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि चाइना का एग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान का एग्रेशन भी बढ़ रहा है, और गल्फ़ में भी हलचल हो गई है, पहलू बदले जा रहे हैं, चीज़ें पूरी तरह से हिल चुकी है। यहाँ जो बाइडन का जो एक्ट है वो अभी पूरी तरह से लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमें किस तरफ जाना है, किस तरफ हम उसको काउंटर कर सकते हैं, या किस तरह अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। मगर हम भारत की नीति पर आ जाते हैं। तो भारत की नीति में यह है कि ट्रंप की मौजूदगी में जो भारत ने अपनी नीतियां बनाई, चाहे वो मतलब पैसिफिक रणनीति हो या फिर तमाम चाइना के साथ जो अपना काउंटर है उसकी बात की जाए, या व्यापार की बात की जाए, ईरान से चाबहार को छोड़ना पकड़ना, ये खेल शुरू करें, अफगानिस्तान में अपने जो स्टेक्स हैं उन पर बात करें, पाकिस्तान के साथ बात करें, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमने ट्रंप के साथ पिछली बड़ी तेज़ी से इसमें डेवलपमेंट लाए, बड़ी तेज़ी से हमने बनाया। हमने कुछ चूक भी की, हमारी तरफ से गलतियां ये की है कि किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टी को हम विदेशी होने के नाते जीत हार की बात नहीं कर सकते। डिप्लोमेटिकली ये कमज़ोर बात है, अगर की है तो उसमें अपनी मर्जी हो सकती है, या फिर जो भी समझिए आप इसको, क्योंकि इसको हम ये समझें कि जो बाइडन सिर्फ जो है वो हाउडी मोदी या अब की बार ट्रंप सरकार जैसे जुमलों से वो भारत के साथ बातचीत में कमी आई है, या फिर वो खुद बात ना करके हमको बात करनी पड़ रही है, भले ही वो चमोली की आपदा को लेकर करनी पड़े। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये बात आप जानते हैं कि जो बाइडन एक पूरी तरह से ज़बरदस्त कूटनीति का मास्टर है, और एक एक पेच को दबाना और उलझाना और सुलझाना जानता है। यहाँ दुनिया में जिस तरह की रणनीतियाँ अब तक चल रही थी ट्रंप की मौजूदगी में, तो बहुत कुछ दुनिया में बदला। बहुत जगह से फ़ौजें जहाँ से वापस जा रही थी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से फ़ौजों को कम करना हो, अफ़गानिस्तान से विड्रॉल करना हो, और सीरिया से लगभग जो इराक से खात्मे हो चुके हैं उनका, इन सब का रिवाइजेशन शुरू हो गया है। रिवाइजेशन शुरू होने का मतलब ये होता है कि जब ट्रंप सरकार के आने से पहले ओबामा सरकार थी, भारत के रिश्ते बनना शुरू ज़रूर हुए थे, मगर हम पूरी तरह से अपनी जो नीतियां हैं, हमने बेका साइन नहीं किया था, हमने पूरी तरह से फौजी कनेक्टिविटी और बहुत सारी चीज़ें जो अब अमेरिका के साथ ट्रंप सरकार में हुई हैं वो पहले नहीं थी। तो अब हम वापस वहीं से अपनी शुरुआत कर रहे हैं जहां से ओबामा के साथ वाइस प्रेसिडेंट होते हुए जो बाइडन छोड़कर गए थे। ये सूरत हाल अब हमको कन्फ्यूज़ करती है कि हमने 2-3 सालों के अंदर जो भी अपनी तैयारियां की थी, जो भी कोलिशन किए थे, हमको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है अमेरिका की तरफ से, जो ट्रंप सरकार के, यानी कि कुछ 1-2 महीने पहले तक जो हमारे पास रिस्पॉन्स था, वो रिस्पॉन्स अचानक टूट जाता है, वो कड़ी टूट जाती है, वो चैन टूट जाती है। तो इन सूरत हाल में हमारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई है। मेरा ये मानना है कि हमारी अपनी सरकार भी फैसला लेने में काफ़ी उलझन महसूस कर रही है कि इस वक्त उनको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, हम चीन के साथ कितना आगे बढ़ें, पाकिस्तान के साथ कितना आगे बढ़ें, रशिया के साथ जो हमारी डीलें चल रही हैं वो कितनी आगे बढ़े। चूँकि यहाँ पर जो बाइडन तुर्की की तरह ज़रूर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। S-400 जो हम लेने वाले हैं रशिया से, वो इस पर सैंक्शन लगाने का दबाव हम पर बनाएगा, और इस दबाव के बदले में अगर वो हमको रिलीज करता है तो कुछ ना कुछ चाहेगा, और वो जो चाहेगा, मैं समझता हूं कि जो अमेरिका की एक पुख्ता नीति है कि वो चाइना के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई चाहता है, उसको वह इकोनॉमिकली तोड़ना चाहता है, और डायरेक्ट वार में वो खुद आए, ऐसा मैं अपने पहले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, नहीं आएगा। वो मोहरा जो है यकीनी तौर पर भारत को, वो मोहरा जो है साउथ कोरिया को और ओशियान के देशों को बनाने की कोशिश करेगा।
यहाँ पहली बार आपको एक बात जानने और समझने में शायद अजीब लगे मगर ये सच है कि पाकिस्तान के साथ 30 से प्लस कंट्रीज़ जो हैं वो नेवी का रिहर्सल करने जा रहे हैं। ये ट्रंप सरकार से पहले या इन सरकारों से पहले कि अगर हम भारत को देखें तो ये इस तरह की कारगुजारियाँ भारत के साथ दुनिया मिलकर रिहर्सल भी करती थी, बिजनेस भी करती थी, कारोबार भी करती थी। और पाकिस्तान एक आइसोलेटेड देश था। कम से कम फौजी राब्ते करने के लिए उनके पास एक अमेरिका हुआ करता था। बहुत ज़्यादा उनके साथ खुलकर और कोई इस तरह की शमूलियत नहीं करता था जो अब आप देखने को मिलेगा। पहली बार शायद आप देख रहे होंगे कि रशिया भी, अमेरिका भी और तो ये भी जो आपस में राइवल कंट्री है वो भी पाकिस्तान के साथ रिहर्सल कर रहे होंगे नेवी के। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा है, कुछ पक रहा है और बहुत कुछ गणित बदल रहा है। ऐसे में जो अभी तक की हमारी रणनीति और नीतियां आई थी शायद वो स्टक हो गई हैं। यहाँ पर हमारे कूटनीतिज्ञों को, हमारे फॉरेन एक्सपर्ट्स को, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को अपनी पॉलिसी को शायद रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि बहुत कन्फ्यूज़न पैदा हो गया है। और ऐसे कन्फ्यूज़न का जो असर है वो हमारे प्रधानमंत्री के चेहरे पर नज़र आने लगा है। यहाँ अगर भाषाएं बदलती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कल तक कड़क भाषाएं थी वो सॉफ्ट होने लगी हैं, आंखों में आंसू भी आने लगे हैं। आज जिस तरीके से, एक बात मैं और आपको वाज़ेह करता चलूं कि गुलाम नबी आज़ाद को लेकर, उनके पर्सनल संबंध को लेकर जिस तरह से आंसुओं का आदान प्रदान हुआ है, वो आंसुओं का आदान प्रदान और जितने एहतराम से नाम लिए गए एक दूसरे के और इस तरह की मोहब्बत सदन में दिखाई गई, क्या ये पिछले 6-7 सालों में सदन के अंदर हुआ या टेलीविज़नों के ऊपर हुआ जहां पर हिंदू मुस्लिम आपस में एक बात कर सकें? ये किसानों ने शुरुआत की। ये भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और पंजाब के किसानों ने मिलकर भाइयों को आपस में गले लगाया। जो बिछड़ गए थे वो एक हो गए, सब एक दूसरे के पैरों में। जयंत चौधरी ने जो है बाकायदा एक अपने पुराने किसान यूनियन के एक लीडर की जो मुस्लिम थे उनका पैर छूने के बाद इस पूरी दूरियों को मिटा दिया। आज मैं ज़मीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं कि कम से कम जाटों की और मुसलमानों के बीच की जो दूरी थी वो लगभग नहीं बल्कि ज़ीरो हो चुकी है और वो उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मगर इसका रिफ्लेक्शन हमको जब जनता आपस में मिलती है तो सदन में हमको देखने को मिलता है, जहां गुलाम नबी आज़ाद साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है आज पूरी तरह से वो गुलाम नबी साहब कहते हैं कि गुजरात के कुछ लोग जो है जब हमारे बहन भाई वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं तो हम जो है वहाँ परेशान थे और मैं रो रहा था कि किस तरीके से मैं उनको लाशें जो है उनके जो टूरिज़्म पे आए थे लौटाऊं। और फिर थैंक्स के तौर पर आपने देखा कि मोदी जी भी जो है वो रो पड़ते हैं, उनका गला रुक जाता है और वो बताते हैं कि वो इस बीच में गुलाम नबी आज़ाद से उनके कम्युनिकेशन और ट्रम्प्स और वो आंसू सब आपने देखा। अगर आज से इन पिछले 7-8 सालों में भी मुसलमान ने हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के लिए अगर ये आंसू निकाले होते तो मैं कहूँ खुदा की कसम हिंदुस्तान कमाल का होता। और हमें ज़रूरत नहीं थी कि चाइना में जो बाइडन का आज मुंह ताकते कि आज अगर उसने हाथ खींच लिया तो हम कहाँ खड़े हैं, चूँकि हम तो फौज डिप्लॉय कर चुके हैं और हमारे ऊपर चाइना हम पर फौज पे फौज डिप्लॉय करे जा रहा है, हमारे सीमाओं में एंट्री करने के प्लान बना रहा है, थ्रेट कर रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है नौबत ना आती, चूंकि अगर सिर्फ ये बात यहाँ नहीं है, चूंकि ये मैसेज जो हमने किया है अपने देश में सिर्फ राजनेताओं के कहने पे हमने हिंदू मुसलमान का जो बंटवारा किया है ये तमाम दुनिया में पैगाम पहुँचा है। आज आपको, आप भले वो एक्टर हों या एक्ट्रेसेस हों या कोई और प्रोफेशन करते हों, अगर तमाम दुनिया के लोग सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो भारत में किसानों के हक में बोल रहे हैं और ह्यूमन राइट के बारे में अगर हमको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और हम सफाई देते घूम रहे हैं या गाली देते घूम रहे हैं, दोनों में से एक काम करते घूम रहे, इसका मतलब हम पर गहरी चोट लग रही है, हम पर असर हो रहा है। आज ये तमाम चीज़ों में हमें पढ़ने की ज़रूरत कहाँ थी अगर हमने ये काम जो आज सदन में दो तरफा आंसू बहाए गए, आंसुओं का मिलन हुआ, अगर इसी तरह इस देश को मिला हुआ रहने दिया होता, अगर भाइयों को भाइयों के साथ रहने दिया होता तो किसकी ज़रूरत थी आपको
ना आपको चीन की ज़रूरत है, ना आपको अमेरिका की ज़रूरत है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि देखिए, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास जो टैलेंट्स हैं उन टैलेंट्स का भरपूर कोई नहीं होता। एक अकेला जो है कोई काम नहीं कर सकता, ये टीम वर्क होता है। तो इधर भी टैलेंट है, उधर भी टैलेंट है, दाएं भी टैलेंट है, बाएं भी टैलेंट है, चारों तरफ टैलेंट्स है। और जब ये सब टैलेंट कंबाइन होते हैं तो एक बड़ी पावर बन के उभरते हैं। और अर्थव्यवस्था में हमारा आपसी अगर विश्वास खड़ा होता है तो हम अर्थव्यवस्था को रिवाइज करने में कुछ दिन लगाते हैं और बुरे से बुरे हालात से निपट जाते हैं मिलने के बाद। मगर आपने ऐसा नहीं करने दिया और आज आपको रोना पड़ रहा है। आज आप लोगों को कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं होता है। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब भी पूरी तरह से अपनी तरह जो उन्हें अपना प्रेजेंटेशन करना था वो किया है। दोस्तों, एक बात आपको मैं, ये बात हमने राजनेताओं की कर ली, हिंदुस्तान की कर ली, आंसुओं की कर ली। अब मैं आपसे पर्सनल बातें करने जा रहा हूं जो आपके लिए कड़वी हो सकती है। हिंदू भाई भी, मुसलमान भाई भी इस बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों, मैंने बातों बातों में तुम्हें बड़ी बड़ी खबरें बता दी हैं। वो खबरें होती हैं, ये मेरा अंदाज है तुम्हें खबरें बताने का। ये मैं आप लोगों को जब खबरें बताता हूं तो मैं इतना आसान और सिंपलीकरण कर देता हूं कि खबर आपको खबर भी न लगे और आपका जहन अपडेट हो जाए पूरी तरह से। आपको पता हो कि क्या होने जा रहा है, क्या क्या खतरे बढ़ रहे हैं, क्या क्या नुकसान होने वाला है, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, वो सब मैं आपको अपडेट करता हूं अपने अंदाज में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहताज नहीं हूं दुनिया में किसी के अंदाज की नकल करूं। जो मैं कह रहा हूं मैं आपके साथ कम्युनिकेट करता हूं, आपका भाई हूं। आपको मेरे पास एजेंसियां हैं, मेरे पास दुनिया की खबरें अपडेट होती है, मैं आपको अपडेट करता हूं अपने अंदाज में। और मैं बिल्कुल 1% मोहताज नहीं हूं कि मुझे कोई किसी और का अंदाज अपनाना चाहिए। मेरा अपना अंदाज है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब आपसे कड़वी बातें कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ख़ास तौर से मैं पहले मुसलमान भाइयों से शुरुआत करता हूं कि ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने, मैंने इससे पहले प्रोग्राम भी आपने देखा होगा और ये प्रोग्राम में भी कुछ बातें कही हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बहुत कड़वा सच बोलने जा रहा हूं, वो ये है कि तमाम मुस्लिम देशों को आप देखिए। मुस्लिम देशों को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अगर मसलकों की लड़ाई भी ना हो, शिया सुन्नी की लड़ाई भी ना हो, आप लड़ाइयाँ हैं, उनको लड़ा रही हैं हुकूमतें अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, या दूसरे जिन ममालिकों से उनके संबंध हैं उनके मफाद को अपने मफाद से मिलाकर उनको डिस्ट्रॉय करने। कुदरतों ने बड़े बड़े देशों को बड़ी बड़ी चीज़ें दी, दुनिया पर जो है दौलत के भंडार लगा दिए, उसके बाद भी कत्लेआम वहाँ होते रहे, एक दूसरे का कत्ल करते रहे, लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना कि कौन मुस्लिम देश आपस में लड़ रहे हैं। आप इराक को देखिए, आप सऊदी अरब यमन को देखिए, आप सीरिया को देखिए, आप जो है लीबिया को देखिएगा, कौन लड़ने आ रहा है? क्या 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 वहाँ पर जो है मुसलमान आपस में लड़के जो है कर्नल कद्दाफी को बरतरफ नहीं किया है? क्या सीरिया में मुसलमान ही हैं जो विद्रोह नहीं कर रहे हैं? और क्या यमन के अंदर भी मुसलमान ही नहीं है जो एक को सत्ता में आना चाहता है, दूसरा को सत्ता से हटाना चाहता है, तीसरा देश मुस्लिम उसमें एंटर होता है? ये तमाम चीजें आप देख रहे हो, आपको फिर भी लगता है कि तमाम दुनिया के, मैं खास तौर से बर्रे सगीर के मुसलमानों से बात करना चाहूँगा कि आप ये समझते हैं कि आपको दुनिया की कोई ताकत जो है, आपको एक तासुर है, वो सच है, उसको तस्लीम कर लेना, अपने गिरेबान में झांक लेना। भारत में जो मुसलमान रहते हैं उन तमाम मुसलमानों का ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि वो समझते हैं कि सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, फलातान है, ढिकातान है। अगर आप पाकिस्तान को लेते हैं तो पाकिस्तान का मकसद क्या है? वो कश्मीर हासिल करना चाहता है। वहाँ के लोग भी मुस्लिम हैं, ज़मीन का टुकड़ा भी उनको चाहिए, एक टशन भी हो सकती है। अब आप समझिएगा कि पाकिस्तान अपने मफाद की, वो इस्लाम की लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की लड़ाई है। इस्लाम की लड़ाई नहीं है, वो पाकिस्तान की लड़ाई है। पाकिस्तान की लड़ाई में जो कुछ हुआ मैं उस पर बहुत ज़्यादा तजिया नहीं करना चाहूँगा। फिर कभी उधार रहा कि मेरे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है कश्मीर के मामले को लेकर बात करने का। मगर यहाँ मैं ये पाकिस्तान को लेकर इसलिए बात कर रहा हूँ कि अगर ये इतना ही बड़ा मुसलमान और इस्लाम परस्त था और जिससे भारत का मुसलमान तिल भर भी उम्मीद रखता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान में
जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये वही फौज है बर्मा में वही फौज है जिसने रोहिंग्या मुसलमानों को कत्लेआम किया, उनको तबाह किया, बर्बाद किया और बाहर निकाला। पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है वो अपना जहाज J-17 थंडर बेच रहा है, जिसकी डील लगभग मैच्योर हो चुकी है फौज के साथ, बर्मा के साथ। जब सूची थी ये डील तब पक्की हुई थी, सूची बाद में गई है, यानी कि चाहे उनको सूची से भी तकलीफ नहीं है, उनको फौज से भी तकलीफ नहीं है। और तुम समझते हो कि रोहिंग्या मुसलमानों पर क्या जुल्म नहीं बीते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो? उस देश ने अब उस देश को अपने हथियार बेच रहा है पाकिस्तान, जिसने रोहिंग्या मुसलमानों को आज तक तकलीफ में डाला और आगे भी सुधार की कोई संभावना नहीं है। उनको हथियार कौन बेच रहा है? पाकिस्तान। अब आप लोग जो है कड़वी बातें हैं, मगर बर्दाश्त करें तो अच्छा है, ना करें तो भी मैं क्या कर सकता हूं। इसी तरीके से जब इजराइल के मफाद के लिए बात आती है, जो कि आज तक तमाम दुनिया के मुसलमानों को बताया गया, इजराइल जो है वो एक ऐसा मुल्क है, पैरासाइट है, फ़लस्तीनों पे जुल्म करता है, कत्लेआम करता है, ये सब कुछ बताया गया। आज सऊदी अरब जो है पाकिस्तान पर दबाव बनाता है कि ये तो तस्लीम करें फ़लस्तीन को, नहीं तो हमारे पैसे लौटा दें जो हम आपको ब्याज पर आपको दिए हैं। अब छोड़िए, अब ब्याज की बात है, अब अभी बस अब टाइम पूरा हुआ नहीं हुआ, आप पैसे हमको वापस करिएगा। ये अपने मफाद के, अपने राजगद्दी के मफाद के, अपने रजवाड़ों के मफाद के या अपनी सिक्योरिटी सिस्टम के मफाद के। सिक्योरिटी किसकी? आम आदमी की नहीं, सिक्योरिटी होती है गद्दी की। आम आदमी को किसी का अगर मान लिया हम आज भारत जो है पाकिस्तान पे कब्जा कर लेता है तो पाकिस्तान की जनता को कत्लेआम थोड़ा ही करेगा। गद्दी परिवर्तन होती है तो गद्दियों की लड़ाई होती है गद्दियों से, और गद्दी कहीं पर भी किसी की भी पलट जाती है तो माफ़ करिएगा कि बेसिकली अपनी गद्दियों को ही बचाने का पूरा गेम खेला जाता है। जनता किसी भी धर्म की हो, किसी भी मज़हब की हो, जनता रहती है। दुनिया के हर देश के अंदर, इजराइल के अंदर भी मुस्लिम मौजूद हैं, यहाँ दूसरे कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ कम्युनिस्ट भी कुछ तो रहते ही हैं। ईरान में भी बहुत बड़ी तादाद में यहूदी मौजूद हैं। ईरान के यहूदियों के बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला। दूसरे कई इस्लामिक कंट्रियों में बड़ी तादाद में यहूदी मौजूद हैं, आपने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। मगर यहूदी शब्द का इस्तेमाल किया और आपने जो है इजराइल में जो कुछ लेकर बयान किया था, आप उससे अब मौक़िफ़ आपकी गद्दियों को पर ख़तरा मंडरा है तो आपने बात पलट दी। हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं बात ये करना चाहता हूँ आज पूरी तरह से कि ये देखिए, मुझे न किसी यहूदी से नफ़रत है, न किसी दूसरे मज़ाहिब से नफ़रत है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, मेरा दीन मेरे साथ है। मगर हम इस्लाम के रास्ते पर चलते हैं, कुरान के रास्ते पर चलते हैं, और कुरान किसी से नफ़रत करना बिल्कुल नहीं सिखाता, बिल्कुल नहीं सिखाता। मगर हम लोग कम्युनिटीवाद में पड़ जाते हैं और आज हम लोग अपने आप को काट कर, आइसोलेट करके इतने अलग कर लिए अपने आप को, आप सोचिएगा कि अब हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम दूसरे देशों से उम्मीद रखते हैं और हमने ये उम्मीद आप नहीं रखते, ये उम्मीद आपके उन रहबरों द्वारा आपके कान में डाली गई है जो आपकी तबाही, आपकी बर्बादी, आपकी गुलामी चाहते हैं। कड़वे शब्दों में बोलता हूं, अगर तुम्हारे पास वो हैं तो मेरे सामने लाकर बिठाओ, मैं साबित करूंगा कि वो तुमको बर्बाद कैसे करना चाहते हैं, गुमराह कैसे करना चाहते हैं, और वो किस तरह के एजेंट और किन के एजेंट हैं, आपको सीधे समझ में आएगा। आप लोग गलत रास्ते पर चल निकले हो, आप लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो, और जाकर कहां तबाही पर आ गए हो आप समझ नहीं पा रहे हो। वजह क्या है? इस देश में पारसी रहते हैं, कभी सुना है उनके प्रति नफरत है किसी को? उन लोगों ने इस देश में डेवलपमेंट किया है, उन तो लोगों ने इस देश को फाइनेंस दिया है, लोहा दिया है, इंडस्ट्री दी है, जहाज दिए हैं, क्या नहीं दिया है? आज भी क्या नहीं करते हैं? हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा करवा दिया गया था, जिसमें चूंकि वो पावर डिवाइडेशन हो रही थी, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत हुई थी, पहले प्रोग्रामों में आपको समझा चुका हूं कि बंटवारे में
देशों के हिस्से बट रहे थे, उस वक्त जर्मनी के अंदर भी बर्लिन की दीवार खींच दी गई थी। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, बहुत सारे देशों को इस तरीके से डिवाइड करके जो बैलेंस बनाना था कि मेरा बाजार मेरा बाजार, तेरा बाजार तेरा बाजार। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के पाले में है, तो साउथ कोरिया अमेरिका के पाले में है। जिस तरह भारत रूस के पाले में था, तो पाकिस्तान अमेरिका के मतलब ये सब जो है वो कस्टमर्स थे और इनको सिस्टमेटिकली बनाया गया था। मगर हम लोगों को क्या समझाया जाता है? हम हिंदू मुस्लिम्स को समझाया जाता है कि मुसलमान होने के नाते आपको कैसे बर्बाद किया जाता है। ये मैं अब गाथा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे न समझे वो आपका काम है, मेरा काम सच बोलना है, वो मैं बोलूँगा। अगर हमने हिंदुस्तान को, जब हिंदुस्तान बचा, हम अपनी सफाई देने का काम बंद करते, हम ये सर्टिफिकेट लेना बंद करते कि हमको कोई हिंदुस्तानी मान रहा है कि नहीं मान रहा है, हमको पाकिस्तानी समर्थक कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है, ये सब उसी तरह के टाइटल हैं जैसा पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था। मिशन के तौर पर जो है स्लोगन दिए जाते हैं और वो स्लोगन देने के बाद आपको मजबूर कर दिया जाता है कि आप सिर्फ सफाई देते घूमें, आप अपनी बात तो भूल ही जाएं, आप सिर्फ सफाई देने में लगे रहें। सफाई देने का काम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। सफाई किसी को नहीं देनी है। आप लोग भारतीय थे, हैं, रहेंगे। ये सफाई देने पर जब आप आ जाओगे तो इसका मतलब साफ होता है कि आपने दूसरे की ताकत को तस्लीम कर लिया और उसको मालिक मान के कहा कि ठीक है भाई साहब, आप सफाई ले लो, हमारा एग्जाम ले लो, हम भी आपको आप हमें अपना लो। मतलब ये पहली हार है आपकी जो आपने तस्लीम कर ली। उसके बाद आप साइकोलॉजिकल जिंदगी में उठ ही नहीं सकते। हम लोगों को अपने देश को बनाने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए तमाम तर मेहनत करके साबित करना चाहिए था कि हम लोग खड़े हैं। भले ही सरकार तुम्हारा साथ ना दे, भले ही अधिकारी तुम्हारा साथ ना दे, कितने दिन साथ नहीं देते, जितने दिन अगर हम अच्छाई में लगते, हम कॉन्फिडेंट रहते और हमें किसी तीसरे का भरोसा ना होता, तो फिर हमें भरोसा अपना होता और हमको पता होता अपनी औलादों को, अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हमें अपने इस खूबसूरत देश में ही सेटल करके हमें पूरी तरीके से ना किसी से कुछ छीनना है, ना अपना छीनने देना है। अगर इन तमाम सोच को आप लिबरली लेकर चलते तो मुझे लगता है कि आज इंशाल्लाह हालात बदले होते। जैसे आज आपने पूरा वातावरण देखा, ये असलियत थी जो आपने पूरा वातावरण देखा सदन के अंदर। इधर मोदी जी रो रहे थे, उधर गुलाम नबी आजाद साहब रो रहे थे। एक किसान के भय वाले आंसू देश में क्रांति खड़ी कर सकते हैं, तो इसका मतलब फार्मूला सफल था। आगे भी एक्सपेरिमेंट हो गया, बहुत से लोगों की सोच बदल गई, तिल बदल गए, हालात बदल गए। मेरे कहने से कुछ बदलेगा? मैं जानता हूं नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं तो परजीवी की कैटेगरी में आ गया हूं ना। मैं तो परजीवी, आप लोग मानते हो मुझे, तो मैं दो शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं लूंगा। देखिए, आंदोलन में भी खड़ा रहूंगा, बुद्धिजीवियों के साथ भी खड़ा रहूंगा, अड़ा रहूंगा। तुम लोग पहले भी मुझे परजीवी मानते थे, अब भी मानो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक है दोस्तों, वन वे ट्रैफिक है। कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे, अल्लाह ना करे तुम इस लायक हो कभी कि मुझे दे सको। मुझे देता है, बहुत है मुझे। यहां सिर्फ मैं आपको आखिरी लफ्जों में यह भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे हिंदू भाई एक अजीब सा ख्वाब पाल के, एक अजीब सी सिचुएशन बना के और एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को इतना बड़ा कर लिया कि मुसलमान नाम आते ही सार आपके दिलों में नफरत होने लगी, मुसलमान सुनते ही आपके कान खड़े होने लगे, मुसलमान को आप क्यों देखने लगे? तुम्हारे ही खानदान में से तो बने थे मुसलमान, सब तुम्हारे ही खानदान, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारे डीएनए का हिस्सा तो हैं। तब तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। 1857 की लड़ाई से तक तमाम एक एक हिंदू भाई, हमारा जो राजा रजवाड़े थे, बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाने के लिए लड़े थे, कि मतलब 1857 तक हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था ही नहीं। उसके बाद आप इतिहास बदलते हैं, उसके बाद आप हालात बदलते हैं, सत्ता के लिए बदलते हैं, आपका इस्तेमाल सत्ता के लिए हो रहा है।
ये आप इस सबक को ले लीजिएगा। तमाम अपने हिंदू भाइयों से कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से पोल आपके सामने, पोल कहूंगा, ये अच्छी बात थी, पॉजिटिव थी, मगर इसको पोल की तरह आप लीजिएगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद की उनकी जो है, जो सदन में आपको भड़का भड़की नजर आती थी या आपको नेता प्रतिपक्ष और इधर से उधर की बात नजर आती थी, और यहाँ जो पब्लिकली एक रोल था उसे अदा करने के बाद दोनों में किस तरह की कन्वर्सेशन होती थी, यह एतराफ़ किया गया है। किस तरह एक दूसरे के दुख बांटने की कोशिश करते थे, यह एतराफ़ किया गया है। गुलाम नबी साहब जो है मोदी जी के लिए रोते हैं, मोदी जी गुलाम नबी आज़ाद के लिए रोते हैं, और तुम आपस में एक दूसरे को कत्ल करने निकल पड़े हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा गद्दी के लिए इस्तेमाल किया गया, तुम्हारा धर्म सत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया, तुम्हारे इदारों ने इस्तेमाल किया, चाहे तुम हिंदू हो चाहे तुम मुसलमान हो, तुम सब लोगों का इस्तेमाल किया गया सत्ता और ताकत के लिए, और तुम्हारा बेवकूफ बनाया गया सत्ता और ताकत के लिए, और तुम लोग उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए आपस में लड़ते हो। क्यों तुम लोगों को एक बेहतरीन और खूबसूरत खुशनुमा हिंदुस्तान क्यों नहीं चाहिए? ये झूठ मत बोलो कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ताकतवर देश है, इस वक्त नहीं है। हमको सब चीजों की जरूरत है, हम दूसरे देशों पर मुनस्सर करते हैं। और हिंदू भाइयों, आप भी ध्यान से सुनो, जब इस देश से बाहर पैर निकालते हो तो वो हिंदू देश नहीं होता। तुम जहां जाते हो उस ईसाई के देश में जाते हो जिससे तुम यहां नफरत करते हो। तुम निकलते हो तो उस मुस्लिम देश में जाते हो जिससे तुम यहां नफरत करते हो। देखिए, लाखों करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तानी माइग्रेट करके हिंदुस्तान के लिए पैसा कमा के लाते हैं। वो ईसाई देश होते हैं या फिर वो मुस्लिम देश होते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों से नफरत करते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर तुम्हारे आइडियल जो हैं, जिनको तुम खुदा मान बैठे, जिनको तुम मुसलमान हो या हिंदू, जिन तुम्हारे आइडियल हैं, जो तुम्हारे रहबर बने बैठे हैं, दरअसल वो सत्ता के लालची हैं। और लालची होता है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो सत्ता चाहिए उसको। उसका प्रोफेशन है, उसका कारोबार है, वो जननायक नहीं है। गद्दी चाहिए। ठीक उसी तरह मैं खुल के बोलता हूं, ना मुझे तुम्हारा वोट चाहिए ना तुम्हारा पैसा चाहिए। देखिए, माफ करना तुम लोगों को, मतलब मुझे वाह वाह करो, देखो, कब हर बार बोलता हूं ना मैं। क्यों बोलता हूं? आप लोग देखते भी नहीं है मुझे। क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे लिए रोता हूं इसलिए कि मैं खुदा को मानता हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मानवता की रक्षा करूं, मानवता के लिए जो कर सकता हूं वो करूं, जो मैं जानता हूं उनको बताऊं, वरना मैदान हश्र में मुझसे सवाल होगा। मैं ये इस्लाम के लिए करता हूं, अपने ईमान के लिए करता हूं। तुम्हारी औकात नहीं है, मगर तुम मेरे लिए गुलाब और तमाम फूलों से बेहतर हो, क्योंकि तुम खुदा के बनाए हुए हो, उस खुदा के जिसने मुझे पैदा किया और इस तरह का इल्म दिया और इस तरह की जिम्मेदारी दी कि मुझे तुम्हारे ऊपर, मुझे तुम्हारी इस ड्यूटी को निभाना है। तो मेरे लिए तुम चमन के फूलों से कहीं ज़्यादा बेहतर और उनसे प्यारे हो। भले तो मुझे गाली दो, प्यार करो, वो अलग बात है, मगर ये बात मुझे पहले वाली कहनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि तुमको कहीं गलत फहमी हो कि मुझे तुम्हें, अल्लाह ना करे, मैं कभी ऐसी उम्मीद पालता भी नहीं हूँ और रखूँगा भी नहीं। छोड़ दीजिए इन सब बातों को, छोड़ दीजिए, बहुत छोटी है। क्योंकि ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो तुमसे झुक के सलाम करने आते हैं, जो तुम्हारी बात मानते हैं, जो तुमसे लेकर चंदा खाते हैं, जो तुम्हारे से चंदों पर पलते हैं, और जो तुम्हारे गुटों के बगैर, तुम्हारी भीड़ के बगैर वो सांस नहीं ले सकते, दरअसल वो तुम्हारे मोहताज हैं। और मगर तुम लोग उल्टे उनको खुदा मानते हो और तुम लगते हो कि तुम उनके मोहताज हो, जबकि वो सच ये है कि वो सब कीड़े मकोड़े तुम्हारे मोहताज हैं। क्योंकि तुम्हारी भीड़ न जाए, तुम्हारे दल न हो, तुम्हारी जो तादाद है वो ना हो, उनकी कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि उनका अपना कुछ भी नहीं होता है, सब तुम्हारा होता है। और तुम्हारे माल पर, तुम्हारे सत्ताओं पर, तुम्हारे देशों पर उनको हुकूमत करनी होती है। वो फेयर हो कैसे सकते हैं? तुम्हें होना है। दोस्तों, इन तमाम कड़वी बातों और गालियों के साथ इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, बातें कड़वी ही होंगी। खुदा हाफिज़।